और अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये है आर्ट ऑफ वैल्यूएशन का गुरु मंत्र। अगर इन्वेस्टर्स बस ये समझ जाएं, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं, तो वो बहुत सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं अपने करियर्स में। अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले स्टैनले ड्रकन मिलर, अमेरिका के बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने पिछले 30 साल में 30% कंपाउंडिंग पे अपना वेल्थ क्रिएट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि ही विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर अगले 10 साल तक डाउ जोन्स, नैस्डैक अगर नेगेटिव रिटर्न्स या जीरो रिटर्न्स दें। अगर आपको एक ब्रांड मिल जाए इंडिया में विच इज एस्पिरेशनल बट अफोर्डेबल, आपको एक पोटेंशियल कंपाउंडिंग मशीन मिल गई है। कंपाउंडिंग इक्वेशन में सिर्फ समय, टाइम इकलौता वेरिएबल है जो एक्सपोनेंट में रहता है। तो उस एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हार्नेस कीजिए बाय इन्वेस्टिंग इन गुड बिजनेसेस इन विच टाइम इज ऑन योर साइड। जैसे इंडिया में आप कोई भी बिल्डिंग के लिफ्ट में घुसी है, तो लिफ्ट में बताएंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 पैसेंजर, 500-600 किलो, लेकिन असल में वो लिफ्ट बनी ऐसी है कि उसमें कहीं ज़्यादा कैपेसिटी लोड मैनेज किया जा सकता है। सो इसलिए बफर लाइफ में हमेशा रखना चाहिए, जस्ट इन्वेस्टिंग में ही नहीं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऑलवेज क्रिएट बैकअप्स एंड बफर्स इन योर लाइफ। एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का कि कंपटीशन एक्ट्स एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन। आपको ऐसा इंडस्ट्री ढूंढना है जहाँ पे मार्केट लीडर का मार्केट शेयर बहुत हाई है और कंपटीशन कमजोर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार एपिसोड में। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड है। मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी के लिए। एंड ये इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों ने काम करना है, इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं हम आज के स्पेशल गेस्ट की। आज के हमारे जो गेस्ट हैं शो पे, वो हैं मिस्टर गौतम बैद। गौतम के पास इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो एक CFA चार्टर होल्डर भी हैं। गौतम स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं। गौतम स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजर भी हैं जो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। इसके पहले गौतम ने कई बड़ी और रेप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स के साथ काम किया है, जैसे कि समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, डॉच बैंक एंड सिटी ग्रुप। गौतम एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग के ऑथर भी हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल में वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग एपिसोड को मार्केट की बात ग्रो के साथ विद गौतम बैद। गौतम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बढ़िया नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले एक सवाल पूछना है मुझे आपसे कि 2021 से हम देख रहे हैं, अक्टूबर 2021 से टू बी वेरी स्पेसिफिक, मार्केट का कुछ भी जो है समझ नहीं आता है, साइडवेज चल रही है। तो आपके थॉट में क्या लगता है कि कितने समय तक और ऐसे ही साइडवेज जाने वाली है? क्या दिख रहा है अगर मैं बात करता हूँ नियर 1 ईयर 2 ईयर के टर्म में? नीरज, आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक साल के साइडवेज मूवमेंट की। मैं आपको इतिहास से एक हम्म, एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी हम्म, इन्वेस्टर्स जो नए नए मार्केट में आए हैं, उनको मार्केट इतिहास और हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम्म, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मार्केट कई सालों तक साइडवेज रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिसंबर 1964 से लेकर दिसंबर 1981, 17 साल तक डाउ जोन्स सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा। दिसंबर 31st 1964 को डाउ जोन्स वॉज 974 एंड दिसंबर 31st 1981 को 17 साल के बाद डाउ जोन्स वॉज 975। 17 साल में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का मूवमेंट। लेकिन हम्म, मार्केट ऊपर जाते हैं, मार्केट नीचे जाते हैं, साइडवेज रहते हैं, और इस दौरान इंडिविजुअल स्टॉक्स 10-20-30 गुना हो जाते हैं। हमें सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड डिस्कशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनते हैं आपके सिर्फ अच्छे शेयर्स खरीदने से। तो इसलिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अब इंडियन मार्केट को देख लीजिए। जनवरी 2008 से लेकर जून 2013, 5.5 साल तक निफ्टी सेंसेक्स ने दिया जीरो रिटर्न। लेकिन उस दौरान जो ग्रेट बिजनेसेस थे इंडिया में, HDFC, टाइटन, ITC, इन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दी इन्वेस्टर्स को। तो इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट फोकस कीजिए। मार्केट साइडवेज है, ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए।
सर जैसा आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को काफ़ी एडवोकेट करते हैं और काफ़ी बातचीत भी करते हैं उसके बारे में, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो फ्लो आ रहा है वो वॉरेन बफे फिर उससे पहले जो है बेन ग्रैहम की तरफ से आ रहा है। और वहाँ पे जब हम वॉरेन बफे की बात करते हैं तो वो तो जो सबसे बड़ी सजेशन मेरे ख्याल से देते हैं, जो मैं समझता हूँ, वो देते हैं कि अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उससे आपके जो है रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप बात आपने मुझे बताई है उससे तो एक डर बैठ गया कि अगर इतने साल तक मार्केट ने, अगर आप डाउ जोन्स की बात करें, आई थिंक 17 साल का आपने डेटा दिया कि 17 साल में सिर्फ 1% की मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा जो सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि इंडेक्स फंड से मैं अच्छा रिटर्न जो है वो निकाल सकता हूँ। हाँ, तो वो यूएस स्पेसिफिक इशू था वो 17 साल के लिए, वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, वॉरेन बफेट ने ये भी सिखाया हमें कि इंटरेस्ट रेट्स एक्ट एज ग्रेविटी ऑन स्टॉक एंड इक्विटी वैल्यूएशंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट। दुनिया के कोई भी फाइनेंशियल एसेट का वैल्यूएशन ब्याज दर इंटरेस्ट रेट से कहीं बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होते हैं। अब इंडिया में अच्छी बात क्या है, हमें आदत है हाई इन्फ्लेशन की और इस लेवल के इंटरेस्ट रेट्स की बहुत सालों से। सो इंडियन इकोनॉमी 4-5% रियल जीडीपी ग्रोथ, 5-6% इन्फ्लेशन, डबल डिजिट आपको ग्रोथ, तो नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी में तो ऐसे ही मिल रहा है जस्ट बाय रियल जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करना इंडेक्स से प्रीटी रीजनेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। यूएस में क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे इन्वेस्टर्स को आदत नहीं थी, इसलिए वैल्यूएशंस में काफ़ी एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन इंडिया में आज के दिन जो इन्फ्लेशन है इसके साथ हम काफ़ी सालों तक जी सकते हैं क्योंकि हमें आदत है हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में रहने की। तो इंडिया का केस बहुत अलग है। यहाँ पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको डिप्स मिले, 10-15% का डिप आता रहे, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। हर महीने भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डिप्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे आपको ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा अच्छा बैठेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। नंबर 1 सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट का हर एसेट क्लास की वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट रहता है, तो अगर आप एक सिंप्लीफाइड तरीके में हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि कैसे इम्पैक्ट रहता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो इसमें लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। कोई भी एसेट का प्रेजेंट वैल्यू होता है उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को आज के दिन एक डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट का डिस्काउंट रेट यूज करके वापस आज तक लाना। तो सिंपल है, जैसे आपका डिनोमिनेटर जिसमें इंटरेस्ट रेट है, अगर वो बढ़ेगा तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कम होता जाएगा। तो इसलिए आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, विच इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, वो अफेक्ट होगा बाय इंटरेस्ट रेट्स। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, आपने भी बताया कि इंडिया में अभी वो हालात नहीं हो सकते कि 17 साल के लिए स्टेगनेंसी आ जाए निफ्टी 50 के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, लेकिन मैं जानना चाहूँगा यूएस में अभी जो चल रहा है, क्या यूएस में हम फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी स्टेगनेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या वहाँ पे हमें अभी ये थोड़े दिनों की स्टेगनेंसी और वापस हमें एक अच्छी रन दिख सकती है? अब मार्केट दिग्गजों को सुनिए, अमेरिका में क्या बोल रहे हैं। अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले स्टैनले ड्रकन मिलर, अमेरिका के बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने पिछले 30 साल में 30% कंपाउंडिंग पे अपना वेल्थ क्रिएट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि ही विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर अगले 10 साल तक डाउ जोन्स, नैस्डैक अगर नेगेटिव रिटर्न्स या जीरो रिटर्न्स दें। और एंड वंस अगेन, ये कोई नई बात नहीं है। अब मार्च 2000 से लेकर 2013 तक 13 साल नैस्डैक ने दिया जीरो रिटर्न, 13 साल। और पिछले 2 साल में क्योंकि नैस्डैक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, इसलिए आपने देखा कि इंडिया में भी बहुत सारे नैस्डैक ईटीएफ्स, नैस्डैक फंड्स खुल गए। और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और जो भी हाल ही में, जो भी मोस्ट रीसेंट अच्छा फंड परफॉर्म करता है या थीम परफॉर्म करती है, उस पर एक नया फंड लॉन्च हो जाता है। लेकिन इससे कहते हैं रीसेंसी बायस। इन्वेस्टर्स को रीसेंसी बायस के प्रति नहीं जाना चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फंड मैनेजर की फिलॉसफी फोकस करना चाहिए और फिर अपना इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सालों तक मार्केट स्टैग्नेंट रह सकता है, चाहे स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1964 से 1981, 17 साल डाउ जोन्स S&P जीरो, और 2000 से लेकर 2013 तक नैस्डैक भी जीरो। तो 17 साल और 13 साल दो अलग अलग इंडेक्स ने अमेरिका में जीरो रिटर्न दिया है। थैंकफुली, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छा हाई ग्रोथ है, तो इसलिए शायद वो डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। लेकिन मेरा मानना है इंडेक्स इन्वेस्टिंग से कहीं ज़्यादा बेटर है कि निवेशक सीखें इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। और आज के ज़माने में जहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी और इंटरनेट का ज़माना है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई कमी नहीं है सीखने की रिसोर्सेज की। अगर कमी है तो वो सीखने की चाह है। इट्स अ डिज़ायर टू लर्न दैट इज स्कार्स। आपको एक लर्निंग मशीन बनना है और आपको अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी अपने हाथ में लेनी है।
और उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, मैं लोगों को एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिमिलरली, अगर आपको एक अच्छा निवेशक, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, आपको करना पड़ेगा स्टडी इन प्रैक्टिस। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आप सीखिए, क्योंकि कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है इंटरनेट पे, और इसका पूरा फायदा उठाइए। अभी इंडिया का समय आ चुका है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 7-8 ईयर्स में इंडिया में, जिसका फ्रूट्स अब हमें मिलने वाला है। और इससे बेटर टाइम तो हो ही नहीं सकता है इंडिविजुअल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के लिए। कुछ साल फ्लैट होंगे, कुछ साल नेगेटिव होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो है वो ऊपर है की तरफ है। राइट। तो इसी से मेरे दो क्वेश्चंस और निकल रहे थे जो मैंने, तीन पूछने थे, एक मैंने पूछ लिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, काफ़ी सारे लोग, जैसा आपने बताया ना कि वो नेस्डैक और S&P 500 का एक वो जो पिछले 7-8 साल में जो रिटर्न निकला, 2020 तक जो रिटर्न निकला, उसको देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हुए और यहाँ पे बहुत सारे तरह के फंड्स आ गए हैं अब जो US स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आपने अभी जो बात बताई उससे एक आम निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर ये समझे कि इस समय एटलीस्ट US के इंडेक्स फंड से दूर रहा जाए? देखिए, इसका बहुत सिंपल जवाब है। अगर फेडरल रिजर्व जो कह रहा है आज के दिन कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे और फिर हाई लेवल पे छोड़ देंगे, तो फिर मेरा मानना है कि नैस्डैक अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि नैस्डैक के काफ़ी कंपनीज हैं जिनकी आज के दिन अर्निंग्स नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। वो फ्यूचर डिपेंड कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट बनेगा। और ऐसी कंपनीज जो होती हैं, उनका इंट्रिंसिक वैल्यू, उनका प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई रहेंगे अगले साल से अमेरिका में कई सालों के लिए, तब नैस्डैक में अच्छा पैसा नहीं बनने वाला, नैस्डैक इंडेक्स फंड में। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व पिवट करता है और ब्याज दर काटने लगता है और अगले साल से बिकॉज ऑफ रिसेशन, तब नैस्डैक में वापस रिकवरी आ सकती है। तो इसका तो बहुत सिंपल जवाब है ये। इसका इट इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन इंटरेस्ट रेट्स, जहाँ तक नैस्डैक का सवाल है। राइट। अच्छा, आपने एक बात और बताई अभी कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जब डिप मिले तो आपको जो है वो बाय कर लेना चाहिए। तो इस समय जो अभी करंट टाइम चल रहा है इंडियन मार्केट्स में, इज इट अ टाइम, इज इट अ डिप, इज इट द टाइम टू बाय और व्हाट? अब बात कर रहे हैं इंडियन इंडेक्स की क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इंडिया में तो खैर पिछले बहुत सालों से अच्छा समय ही रहा है डिप में बाय करना, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, राइट? और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हमें उतना ज़्यादा अफेक्ट करते नहीं है जितने बाकी मार्केट्स को होता है। तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी मार्केट में डिप आए, उस समय पैसा मत निकालिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक की खराब आदत होती है कि बढ़ते हुए बाजार में खरीदेंगे और गिरते हुए बाजार में बेच देंगे। वो मत कीजिए। गिरता हुआ बाजार आपका दोस्त होता है जब आप कोई अच्छे इंडेक्स में या अच्छे कंपनीज में निवेश करते हैं। लेकिन आपको, अगर आप कोई खराब मार्केट या खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तब उस समय समय आपका दुश्मन बन जाता है। तो अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए या इंडिया जैसे अच्छे इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। लेकिन अगेन आई वुड एम्फेसाइज, अगले 10-20 साल में जो मुझे दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट बहुत बड़ा कमबैक करने वाला है। क्योंकि काफ़ी हमने देखा है पिछले 10 साल में काफ़ी फंड मैनेजर्स दुनिया भर में अपने 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 रिस्पेक्टिव स्टॉक मार्केट्स के इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक्टिव मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग का टाइम आ गया है। बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसमें मेरा एक सवाल है, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से एक सवाल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑल दो आई क्वालिफाइड माई CA एग्जाम्स, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद जो है मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपनी फुल टाइम ऑक्यूपेशन में टीचिंग में आ गया और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी फुल टाइम ऑक्यूपेशन में जो है वो बिजी हैं, राइट? और आपने जैसे बोला कि अब एक्टिव स्टॉक पिकिंग का टाइम आ गया है। सो हाउ अ पर्सन हु इज़ इनटू हिज प्रोफेशन और बिजनेस और इन अ फुल टाइम जॉब कैन डू एक्टिव इन्वेस्टिंग, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं अपने उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका में आज के दिन मैंने अपना खुद का इंडिया फंड शुरू किया अमेरिका में, लेकिन इसके पहले मैंने 5 साल नौकरी की थी, फुल टाइम जॉब एंड समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। ये एक म्यूचुअल फंड थी सॉल्ट लेक सिटी शहर में, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में फोकस करती थी। तो जब मैंने वहाँ पे 5 साल फुल टाइम नौकरी करके, सुबह से शाम नौकरी, शाम से अर्ली नाइट तक किताब लिखना, और उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इंडियन स्टॉक मार्केट भी ट्रैक करना, पढ़ाई करना, इट्स ऑल अबाउट पैशन, डिटर्मिनेशन। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप में सच में चाह है, वो ड्राइव है, आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम नहीं है, समय नहीं है, सब बहाने हैं मेरे नज़रों में। हर इंसान अपना ज़िंदगी अगर बदलना चाहता है, तो आज की दुनिया में वो वेरी मच पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई लोगों को। आपको बस अपने अपने स्किल्स पे फोकस करना है,
अपग्रेड करना है अपने स्किल्स को, अपने अपने टैलेंट को, एंड वो टैलेंट जो है, आप जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता. द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ. अब देखिए, राइट. दुनिया भर में रिसेशन की बातें हो रही हैं, और मेरा सबसे बड़ा एडवाइस है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जो जॉब करते हैं भारत में आज के दिन, कि सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो. फोकस ऑन बिल्डिंग योर करियर, प्रोग्रेसिंग इन योर करियर, एंड इंक्रीजिंग योर कैश फ्लो. अपना इनकम, सैलरी, कैश फ्लो बढ़ाने में फोकस कीजिए. बिल्ड योर करियर फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन पोर्टफोलियो बिल्डिंग. बहुत लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत आसान जगह है पैसा बनाने के लिए, तो वो अपने करियर्स को निगलेक्ट करके मार्केट में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. लेकिन उल्टा करना चाहिए. आपकी आपके ज़िंदगी की शुरुआत में पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, कैश फ्लो बिल्डअप कीजिए, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के दो मेन वेरिएबल होते हैं. इनिशियल कैपिटल, जो कैपिटल आप डाल रहे हैं मार्केट में, और दूसरा है समय. तो जो कैपिटल है, जो कैपिटल डालना, वो भी साइजेबल होना जरूरी है. वो साइज आपको बड़ा कैसे बढ़ा पाएंगे आप, अगर आप अपने करियर पे फोकस करेंगे. तो फोकस ऑन बिल्डिंग योर करियर फर्स्ट एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग लेटर. राइट. अच्छा, जैसे अभी इस समय ये जो समय चल रहा है इंडियन मार्केट में, क्या इस समय इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए? कुछ डेट में से पैसा निकाल के इक्विटी में लाना चाहिए, या इक्विटी से डेट में जाना चाहिए क्या? या आप बिल्कुल ही कहते हैं कि 100% इक्विटी में रहना चाहिए, डेट की इस समय ज़रूरत नहीं है? इसका भी बहुत सिंपल जवाब है. देखिए, डेट, कोई भी पैसा जो आपको अगले 5 साल से के अंदर चाहिए, वो तो इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. और जो भी पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, वही आपको इक्विटी में लगाना चाहिए. सो कीप एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 साल का जो भी है लिक्विडिटी नीड्स, आपको जितना हो सके डेट में रखिए, लेकिन उसका बैलेंस पैसा जो भी है वो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए. क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म में, मेरे लिए तो 3 साल से कुछ भी कम मैं शॉर्ट टर्म ही मानता हूँ. यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म नजरिए लेके चलना पड़ेगा. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल भी कम होती जाएगी. तो जैसे जैसे आप एज करेंगे, तब तब आपको आस्ते आस्ते इक्विटी में भी एलोकेशन कम करके लिक्विड फंड्स, फिक्स्ड इनकम, कैश, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ाते जाना चाहिए. क्योंकि मेरे तजुर्बे में मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्टेइंग रिच इज मच मोर डिफिकल्ट देन बिकमिंग रिच. दोनों के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए. आपको अमीर बनने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्राइज हसल, उन सब एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है. लेकिन अगर आपको अमीर रहना है और अमीर की तरह जीना है, उसके बाद वेल्थ प्रिजर्व करनी है, उसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट चाहिए. उसमें आपको फिर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पैरानॉइड अबाउट डाउनसाइड एंड रिस्क. उसमें आपको एकदम अल्ट्रा कंजर्वेटिव बनने की ज़रूरत है. सो अलग अलग एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कौन से स्टेज में है, उससे भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन होता है कि उसको इक्विटी और डेट में कितने पैसे लगाने चाहिए, कैसे एलोकेट करने चाहिए. अच्छा, अभी इस समय अगर मैं बात करता हूँ, हम करंट मार्केट सिचुएशन की ज़्यादा बात करेंगे. अगर आपके पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको देता हूँ कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है ठीक है, मैंने अपने 5 साल की जो लिक्विडिटी नीड्स हैं वो मैंने अलग से रख दी हैं, और उसके बाद मेरे पास एक साइजेबल अमाउंट मेरे पास इस समय है जो एफडीज में या कैश में किसी भी तरीके से उसके पास रखा हुआ है. व्हाट विल यू सजेस्ट, वेदर ही शुड गो ऑल इन विद दिस मनी जो उसके पास 5 साल से ज़्यादा के लिए है, वो अभी के एकदम ऑल इन चला जाए इस पैसे के साथ, या फिर वो वेट करे और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टैगर्ड फॉर्म में? जॉन टेम्पल्टन एक बहुत महान निवेशक थे. उन्होंने कहा है दैट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी. क्योंकि हमें हिस्ट्री ने सिखाया है दैट द की टू वेल्थ क्रिएशन इज टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट. मैं अगेन अपना उदाहरण देता हूँ. सो 3 अक्टूबर को हम स्टेलेबल पार्टनर्स इंडिया फंड वेंट लाइव, हमारा पोर्टफोलियो यूएस में लाइव गया. तो मैंने वेट नहीं किया कि भाई मैं आस्ते आस्ते करके अपने पैसे, खुद के पैसे लगाऊं और अपने निवेशक इन्वेस्टर्स के पैसे लगाऊं. हम सब ने, मैंने और मेरे सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा 3 अक्टूबर को ही इस फंड में लगा दिया. क्योंकि हमारा नज़रिया है अगले 10-20 साल के लिए. और तो जब आप जूम आउट करते हैं और लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं, तो ये 2-3 महीने में क्या होगा आपको याद भी नहीं रहेगा. और मैं एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि हम शॉर्ट टर्म कितना सोचते हैं और लॉन्ग टर्म में कितना कुछ भूल जाते हैं. क्या आपको ध्यान है कि जनवरी 2016 में और फरवरी 2016 में भारत के स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड? नहीं याद है. 2 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर गया था. लेकिन आज के दिन क्या कोई इसके बारे में बात करता है? 2 महीने में 30% स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया था और इंडिविजुअल स्टॉक्स 40-50% गिर गए थे. लेकिन आज कोई बात करता नहीं है. अब नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल लीजिए.
उसके बाद भी मार्केट बहुत जोर से गिरा था और फिर 2016 का बुल रन आया था। लेकिन क्या हमें आज के दिन याद है कि नवंबर 2016 और दिसंबर 2016 में कितना बड़ा बेयर मार्केट आया था स्मॉल कैप्स में? कोई बात करता नहीं है। तो ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज है। हम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज हम हमारे बिकॉज इफ यू जस्ट स्टडी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ह्यूमंस आर डिजाइंड, हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा ब्रेन ऐसा डेवलप किया गया है, इट्स देयर इज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्ट इन है, कि हम शॉर्ट टर्म फेयर को बहुत ज़्यादा ओवरब्लो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सद्बुद्धि, काम माइंडसेट और लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। और इसके लिए आप ये माइंडसेट आपका तभी डेवलप होगा जब आप फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। मेरी आदत है एक इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करने की। बहुत कम इन्वेस्टर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करते हैं, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नल में रेगुलरली एंट्रीज करता रहता हूँ। और मैं हाल ही में ही 2018 जून 2018 से लेकर मार्च 2019 तक का अपनी एंट्रीज, आई वाज गोइंग थ्रू माय जर्नल एंट्रीज। इतना बुरा वक्त था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आज के दिन तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट फरवरी 2019 में इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, आज के दिन 13,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड में डोमेस्टिक इनफ्लो आया है पिछले महीने, लेकिन फरवरी 2019 में देयर वाज आउटफ्लो। लोग डर के मारे पैसा निकाल रहे थे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से, इतना बुरा सेंटीमेंट हो गया था। लेकिन आज के दिन कोई, सब लोग उसको भूल चुके हैं, जबकि ज्यादा पहले की बात नहीं है, बस 3.5 साल पहले की बात है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि सब शॉर्ट टर्म में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डर लगेगा आपको कि भाई चाइना यूएस में क्या हो गया, चाइना ताइवान में अटैक तो नहीं कर देगा, रशिया यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, अमेरिकन इलेक्शंस में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इलेक्शन, इंडियन नेशनल इलेक्शंस में क्या हो रहा है, स्टेट इलेक्शंस में क्या हो रहा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने जर्नल एंट्रीज में देख रहा था कि लोग इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। दिसंबर 2018 की बात है, जबकि काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शंस इंडिया में हो रहे थे, और उसके एक महीने इतना सेंटिमेंट खराब था उस समय कि लोग स्टेट इलेक्शंस के पहले भी अपने स्टॉक्स बेचकर कैश में आ रहे थे, ये डर के कि स्टेट इलेक्शंस में क्या हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। उसके बाद बहुत सारे टीवी सर्वेस बोल रहे थे मई 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी, तो इन्वेस्टर्स उसके पहले भी अपने स्टॉक्स बेच के कैश में आ जा रहे थे। तो इसलिए हिस्ट्री जानना और ये जर्नल, इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करना बहुत बहुत फायदेमंद है इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज आपको कितना कुछ समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में कितना डरते हैं। राइट, ये कॉमन हैबिट है, मतलब मैं भी ये चीज़ करता हूँ, और मैं इवन मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि लिखो, और अपने मैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ कि उस समय मेरा माइंडसेट क्या चल रहा था। जैसे भी कोविड का इतना बड़ा क्रैश आया था, तो मैंने अपनी सारी जो फीलिंग्स थी इन्वेस्टिंग को लेके मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू करी। आज मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि उस समय क्या चल रहा था माइंड में। जैसा बता रहे हैं कि वो फ्लाइट और फाइट वाला रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल किक इन कर जाता है। क्या बात है, ग्रेट इनसाइट। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि अभी वो 2-3 साल का स्टैगर्ड फॉर्म छोड़ो, और आपको अगर अच्छी कंपनीज, अच्छी स्टॉक्स मिल रहे हैं आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आप उसे छोड़ सकते हो एक लंबे पीरियड के लिए, राइट? करेक्ट, लेकिन द केवियट इज अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो, दैट इज द मेन थिंग। बिकॉज देखिए शॉर्ट टर्म, देखिए होगा क्या, समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं, तो आपका ईयरली परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिटरमाइन होगा बाय द मूवमेंट इन दी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, और उससे कोई नहीं बच सकता। देखिए मैं इंडिया में भी स्मॉल केस चलाता हूँ, तो इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स ने इंडिया में ज़्यादा अच्छा किया नहीं, मिड कैप इंडेक्स ने भी ज़्यादा अच्छा किया नहीं इस साल 2022 में। इसलिए हमारे फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस फॉर एग्जांपल जैसा है वो फ्लैट है पिछले 11 महीने में। लेकिन कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये समय है कि आप बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं और स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ती होती जा रही है। तो आप पिछले 12 महीने का रिटर्न मत देखिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी स्मॉल केस में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आप लंबे नजरिए के हिसाब से सोचिए। ये मत सोचिए कि एक साल परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब कि ये खराब फंड है, स्मॉल केस है। आप ये फोकस कीजिए कि भाई स्टॉक्स कैसे हैं, फिलॉसफी कैसी है, और क्या उस स्मॉल केस में जो मार्केट कैप के स्टॉक्स जो हैं, स्मॉल कैप मिड कैप अगर हैं, तो उस साल स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने कैसा किया। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगेन, और एक साल मेरे लिए शॉर्ट टर्म ही मानता हूँ, शॉर्ट टर्म में ये सब स्टॉक्स आपके स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से ही चलेंगे, उसमें फंडामेंटल्स आपको बचा नहीं पाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपके कंपनीज अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स आपको बचा लेगा, अर्निंग्स आपको पैसा कमा के देगा ही देगा। ये मार्केट का उसूल है। राइट, एज वॉरेन बफेट सेज कि लॉन्ग रन में अर्निंग्स को फॉलो करेगा प्राइस। अगर अर्निंग्स ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो वॉरेन बफेट का एक और कोट है, आपकी किताब में भी है वो, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस इज प्राइसिंग पावर।
if you have got the power to raise prices without without losing business to competitor, you have got a very good business. How can investors find business with a pricing power? And I specifically want some examples in India. What are the type of businesses, or what are some businesses जिनके पास ऐसी pricing power है इंडिया में? दो I'll give you two examples. First of all, कैसे समझें कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? सबसे आसान तरीका, सुपर हाई ग्रॉस मार्जिन्स। अगर आपकी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है और अगर वो स्टेबल रहता है अक्रॉस मार्केट एंड इंडस्ट्री साइकिल्स, उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन, 60-70% एंड अबव। अब यूएस में देखिए काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंपनीज हैं, इनके कुछ कुछ के ग्रॉस मार्जिन 80% से ऊपर हैं। जस्ट दिखाता है कि कितना ज़्यादा प्राइसिंग पावर है इन कंपनीज के पास। तो वो पहली चीज़ है, ग्रॉस मार्जिन्स। दूसरी बात, अगर आपके पास प्राइसिंग पावर है तो ये आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे रिफ्लेक्ट करेगा। स्पेशली कुछ कुछ कंपनीज, बहुत स्पेशल कंपनीज इंडिया में जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स पाती हैं। बहुत रेयर है किसी कंपनी को कस्टमर से एडवांस मिलना, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आप इसी समझ जाइए कि उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो होनी है। और ये टेक्निक यूज करके आपको कुछ मल्टी बैगर्स भी मिल सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से। स्क्रीन टूल्स, आपको स्क्रीन टूल्स में मिल जाएगा। अगर आप screener.in या तिजोरी फाइनेंस में जाके अगर आप बस ये एंटर कर दें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल करके, फिर आप उन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए और बैलेंस शीट में चेक कीजिए कि एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का कोई आइटम है कि नहीं। आपको उससे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वेदांत फैशन देखिए, जो मान्यवर का ब्रांड ओन करता है। ये पूरे वेडिंग रिटेल इंडस्ट्री में इकलौती कंपनी है जो ₹1 का डिस्काउंट नहीं देती अपने कस्टमर्स को, और इनका इन्वेंट्री लॉस भी बहुत काफ़ी कम रहता है हर साल। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी शानदार करते हैं और ₹1 का डिस्काउंट भी देते नहीं है, जबकि ज़्यादातर अपैरल रिटेलर्स को अल्टीमेटली डिस्काउंट अपना नॉन सोल्ड या अनसोल्ड इन्वेंट्री को डिस्काउंट में बेचना ही पड़ता है। बट मान्यवर वो करता नहीं है। इससे कहते हैं असली प्राइसिंग पावर। और ये इसलिए क्योंकि अगर आपको एक ब्रांड मिल जाए इंडिया में विच इज़ एस्पिरेशनल बट अफोर्डेबल, आपको एक पोटेंशियल कंपाउंडिंग मशीन मिल गई है। और हमने पास में इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं। पेज इंडस्ट्रीज देखिए, सिम्फनी एयर कूलर्स देखिए, और आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड बाइक्स देखिए। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पॉइंट पे रखा अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में कि वेरी हाई एस्पिरेशन था बिकॉज ऑफ द ग्रेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, लेकिन स्टिल इट वाज अफोर्डेबल। ऐसा नहीं था कि इट वाज अनअफोर्डेबल। सो इसको कहते हैं हम लोग अफोर्डेबल लक्जरी, राइट। तो मान्यवर में भी जब स्टोर्स में कस्टमर्स जाते हैं तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि पूरा शेरवानी आपको 10,000 रुपये में मिल जा रहे हैं। जब वो घुसते हैं स्टोर में उनको लगता है कि 20-30 हज़ार रुपये की शेरवानी मिलेगी, लेकिन जब उनको पता चलता है 8-10 हज़ार में शेरवानी मिल रही है तो द कस्टमर बिकम्स एब्सोल्युटली डिलाइटेड। तो जो कंपनीज के पास मार्केट से जैसे ज़्यादा कस्टमर शेयर ऑफ माइंड होता है, अगर आप उनको स्मॉल कैप या मिड कैप मार्केट स्टेज में ढूंढ लें, उनको बस उनमें इन्वेस्ट कीजिए और फिर भूल जाइए बहुत सालों के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रनवे है फॉर ग्रोथ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी नेस्ले के रिजल्ट्स आए थे बहुत रिसेंटली, तो उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नेस्ले के पास भी ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है। वो बल्कि प्राइसिंग पावर को वो ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आता है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर चाहे फिर उसका प्राइसेस घट भी जाए रॉ मटेरियल के, वो उसको बढ़ा के ही रखते हैं। तो क्या आपको लगता है नेस्ले, आईटीसी, जितने भी रिटेल जाइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, इनके पास भी ऐसा प्राइसिंग पावर है? ज़रूर। सो आईटीसी के पास अपने सिगरेट्स बिजनेस में ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है, और नेस्ले के पास भी अपने बेबी फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में एंड उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है। यस, यू आर राइट। सबसे बड़ा टेस्ट, लाइक यू जस्ट राइटली सेड, कि इनका जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जब रॉ मटेरियल गिरता है तो वो प्राइस घटाते नहीं है। इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता ही नहीं है प्राइसिंग पावर का। दैट्स अल्टीमेट टेस्ट, अल्टीमेट प्राइसिंग पावर। एंड इंडिया में बिजनेस टू कंज्यूमर, जो आपको बेसिकली ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसका कस्टमर बेस कॉन्सोलिडेटेड नहीं हो, बहुत फ्रैगमेंटेड हो, बिखरा हुआ हो, क्योंकि फिर कंपनी को प्राइसिंग पावर ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से मिल जाती है। और ज़्यादातर ये B2C कंपनीज इंडिया में जो हैं, दे आर सेलिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पे और बातचीत करते हैं। काफ़ी फेमस प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर एक आम आदमी को हम समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपली मतलब ये है कि आप एक शेयर को या कोई एसेट को उसकी असली कीमत से कम खरीद रहे हैं। एंड अगर स्टॉक का जो आज के दिन जो प्राइस चल रहा है, अगर आपकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन मैं लोगों को काफ़ी बार समझाता हूँ कि आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक
एक एग्जैक्ट प्रिसाइज डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑपरेशन ऑन अ स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट करने की जरूरत है ही नहीं। आपको हम्म, जरूरत है एक डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइंडसेट की, बिकॉज हम्म, वो ड्राइव करेगा मल्टीपल री रेटिंग एंड मल्टीपल डी रेटिंग। मैं इसको थोड़ा राइट। थोड़ा एलैबोरेटली समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम्म, हम्म, कोई भी शेयर का 70-80% से ऊपर वैल्यू होता है उसके टर्मिनल वैल्यू में, और वो टर्मिनल वैल्यू हम्म, होती है अगले मतलब 5-10 साल के बाद जो कैश फ्लोज आएंगी उनका प्रेजेंट वैल्यू वो टर्मिनल वैल्यू होता है। तो उसमें ज़्यादातर वैल्यू वहाँ पे रहती है, बसती है कोई भी शेयर की। हम्म, तो हमें ये समझना है कि वो क्या चीज़ है जो ये टर्मिनल वैल्यू को अफेक्ट कर रही है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये है वैल्यूएशन, आर्ट ऑफ वैल्यूएशन का गुरु मंत्र। अगर इन्वेस्टर्स बस ये समझ जाएं, ये कॉन्सेप्ट समझ हम्म, जाएं, तो वो बहुत सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं अपने करियर्स में। हम्म, इन्वेस्टर्स के बीच में जो परसेप्शन है अबाउट द रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ अ बिजनेस, वो डिटरमाइन करता है कि वो क्या डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं उस बिजनेस को वैल्यू करने के लिए, और वो इन टर्न वैल्यूएशन मल्टीपल ड्राइव करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज द हम्म, परसेप्शन अमंग इन्वेस्टर्स हम्म, रिगार्डिंग द रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज of a business, हम्म, which determines the discount rate those investors use to value the business, and that in turn determines the valuation multiple। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बिजनेस के कैश फ्लोज का को खतरा बढ़ते जा रहा है तो डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा और वैल्यूएशन हम्म, मल्टीपल घट जाएगा। और अगर हम्म, किसी बिजनेस मॉडल का रिस्क कम हो रहा है तो डिस्काउंट रेट घट जाएगा, वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ जाएगा। तो इसलिए बी अ बिजनेस एनालिस्ट, नॉट अ सिक्योरिटीज एनालिस्ट। आपको फोकस करना है कि बिजनेस के अंदर रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है थ्रू मैनेजमेंट एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स। अगर आप बस ये समझ लें तो आप बहुत सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट ये वैल्यूएशन एग्जैक्टली चलता कैसे है इन रियल लाइफ। सारेगामा लिमिटेड एक बहुत बड़ी म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी है इंडिया में, और इन्होंने हाल ही में एक QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था। इन्होंने काफ़ी पैसे रेस किए थे, 750 करोड़। और सारेगामा के अंदर म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेस, म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ बैड बिजनेसेस भी हैं, जैसे फिल्म बिजनेस एंड कारमा बिजनेस एंड कुछ और बैड बिजनेसेस भी हैं, मैगजीन बिजनेस वगैरह। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी डर लगा रहता है कि कहीं मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन में मिस एलोकेशन नहीं कर दे और ये जो पैसा रेस किया था QIP से कहीं वो खराब बिजनेस में नहीं डाल दे। लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लैरिफाई किया कि सारा का सारा पैसा वो हाईली लुक्रेटिव म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में ही डिप्लॉय करेंगे, तो इन्वेस्टर्स के परसेप्शन में रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द कम हो बिजनेस गया। कम हो गया। तो उन्होंने अपनी डिस्काउंट रेट कम कर दी, सारेगामा लिमिटेड का वैल्यूएशन मल्टीपल उस QIP के बाद बढ़ गया। तो सिंपल, अगर आप ये चीज समझ जाएं तो आपको आप फिर वैल्यूएशन री रेटिंग, पी मल्टीपल री रेटिंग का फायदा उठा पाएंगे, और आप वैल्यूएशन डी रेटिंग एंड पी मल्टीपल डी रेटिंग से बच भी पाएंगे टाइम पे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए बिजनेस पे फोकस कीजिए, धंधे पे फोकस कीजिए। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ लोग सुविन फार्मास्यूटिकल्स का बात करते हैं, बहुत शानदार इनका CDMO बिजनेस है, हाई मार्जिन CDMO बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन मैनेजमेंट क्योंकि वो बिजनेस काफी लंपी है, तो मैनेजमेंट ने अपना थोड़ा कैश फ्लो स्टेबिलिटी के लिए यूएस फॉर्मुलेशंस, यूएस जेनेरिक मार्केट में भी एंट्री की है। तो हमें पता है कि यूएस जेनेरिक मार्केट एक बहुत ही कमोडिटाइज मार्केट है, जिसमें ज़्यादातर कंपनीज या तो जस्ट ब्रेक इवन करती हैं या लॉस करती हैं। लेकिन इससे आपको बस एक स्टेडी कैश फ्लो थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन सुवेन फार्मा के पास ऑलरेडी इतना शानदार CDMO बिजनेस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूएस मार्केट में एंटर किया और फॉर्मुलेशंस और जेनेरिक्स पे एंट्री की, तो आप देखिए पिछले 1.5 साल, पिछले 1 साल से स्टॉक प्राइस फ्लैट है। इसलिए वो स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं ऑन दी ट्रेजेक्ट्री, द डायरेक्शन ऑफ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Investing is good, successful investing is all about the trajectory of the return on capital employed, the trajectory of your margins, improvement of deteriorations in your balance sheet and your working capital situation। अगर आप इन सब मेट्रिक से फोकस करेंगे कि किस तरफ जा रहे हैं, तो आप फिर समझ जाएंगे कि वैल्यूएशन मल्टीपल री रेटिंग डी रेटिंग कैसे होती है, और स्टॉक प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कैसा रहने वाला है। इसलिए लेकिन सुवेन फार्मा के केस में क्या है कि अभी टाइम करेक्शन हो गया है, नाउ एज द CDMO बिजनेस अगेन स्टार्ट्स डिलीवरिंग, तो वो शेयर प्राइस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीच में 1 साल के दौरान इन्वेस्टर्स का रिटर्न इसलिए नहीं बना क्योंकि वो ये
एक यूएस फॉर्मुलेशंस और जेनेरिक्स बिजनेस में एंट्री किए थे, जो इतनी अच्छी बिजनेस है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा ही करना चाहिए। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट टीम काफ़ी अच्छी है। मिस्टर वेंकट जस्टी इज़ अ वेरी गुड प्रमोटर। और इंडिया में अगेन अच्छे सॉलिड प्रमोटर्स, एथिकल प्रमोटर्स लिस्टेड स्टेज में बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है मेरे अनुमान और मेरे अनुसार। इसलिए जब भी आपको कोई अच्छा प्रमोटर मिले, उनके साथ आप पेशेंट रहिए। स्टॉक प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म कुछ भी हो, लेकिन बी पेशेंट विद गुड प्रमोटर्स, क्योंकि अच्छे प्रमोटर्स आपको ओवर द लॉन्ग रन पॉजिटिव सरप्राइजेस देते हैं, और खराब प्रमोटर्स आपको बार बार अच्छे बुरे, हर मार्केट में आपको बुरे सरप्राइज देंगे। तो अच्छे प्रमोटर्स के साथ थोड़ा पेशेंट रहना जरूरी है। राइट। ओके, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो वॉरेन बफेट साहब एग्जांपल यूज़ करते हैं वो ब्रिज वाला, कि एक ब्रिज जो है उसकी कैपेसिटी अगर मान लीजिए 10,000 किलो की है, तो वो लिखते उस पर 8,000 ही है कि 2,000 को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि कहीं किसी तरह का रिस्क ना बन जाए, राइट। करेक्ट। जैसे इंडिया में आप कोई भी बिल्डिंग के लिफ्ट में घुसी है, तो लिफ्ट में बताएंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 पैसेंजर, 500-600 किलो, लेकिन असल में वो लिफ्ट बनी ऐसी है कि उसमें कहीं ज्यादा कैपेसिटी लोड मैनेज किया जा सकता है। सो इसलिए बफर लाइफ में हमेशा रखना चाहिए, जस्ट इन्वेस्टिंग में ही नहीं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऑलवेज क्रिएट बैकअप्स एंड बफर्स इन योर लाइफ। राइट राइट, जैसे हम बिजनेस में बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी। राइट। अच्छा, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। अभी अगर मैं आज की डेट में मार्केट को देखता हूँ और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं और जितने भी अच्छे स्टॉक्स को हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं ना मार्केट लीडर्स हैं और जिन्होंने पिछले 30 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसमें इन्वेस्ट करते समय एक हिचकिचाहट आती है कि इनकी वैल्यूएशंस कहीं अब बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल गई है। अच्छा, इसी पे अगर मैं चार्ली मंगर और वॉरेन बफे दोनों को कोट करूं, तो वो कहते हैं कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस, राइट। तो ये बात आई थिंक मंगर ने बोली थी, और बफे साहब भी जो है वो बोलते हैं इसको। तो दोनों के अगर हम इन पे गौर फरमाएं, तो इस समय क्या फेयर वैल्यूएशन चल रही है ग्रेट कंपनीज की? समझाता हूँ। सो इसमें अगेन मैंने किताब में 2 वाइट पेपर्स का जिक्र किया है, जो मैं अपने आपके व्यूअर्स को हाईली रिकमेंड करूंगा। उनको ये दोनों वाइट पेपर्स पढ़ने चाहिए ऑन वैल्यूएशन, कि कोई भी कंपनी का फेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो पहला वाइट पेपर का नाम है व्हाट डज अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मीन। ये वाइट पेपर लिखा है माइकल मॉबिसन ने। और दूसरा वाइट पेपर का टाइटल है द पी रेशियो अ यूजर्स मैनुअल। ये लिखा है ईपॉक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने। ये दो वाइट पेपर्स अगर कोई इन्वेस्टर पढ़े, तो उसको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन, द फेयर वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द अर्निंग्स ग्रोथ, इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। कोई भी शेयर का सही वैल्यूएशन आता है एक थ्रू अ इंटरप्ले, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड अर्निंग्स ग्रोथ। और जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होगा कंपनी का, उन कंपनीज को फोकस करना चाहिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। और जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कम है, उन्हें फोकस करना चाहिए अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट में अगेन मैं एक होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग आपके संग शेयर करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में 2 ही तरह की कंपनी होती हैं। एक जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, एक जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है। तो जिन कंपनीज के पास लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर वो तेजी से ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो वो शेयर होल्डर वैल्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रहे हैं। तो उन कंपनीज का मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू, मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज तब आता है जब वो अपना रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं। और दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज, जिन कंपनीज का बात की है कि बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उन कंपनीज में मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएशन तब होता है जब वो रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव करने में फोकस करते हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑल ग्रोथ इज नॉट गुड, ऑल एल्स इक्वल a high ROC is good, but the same cannot be set for growth। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी पहले रिटर्न ऑन कैप, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा कमा रही है थ्रू इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत 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 ज़रूरी है। राइट। तो इस तरह की कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, उनको हमें एक फेयर वैल्यूएशन पे भी बाय कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि बहुत नीचे आएगी तब बाय करूंगा या कुछ ऐसा। तो इसमें अगेन इसमें मैं थोड़ा 2 भागों में जवाब देना चाहूँगा कि इंडिया में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंज्यूमर कंपनी, लार्ज कैप कंज्यूमर कंपनीज हैं जो 10-12% में ग्रो कर रही हैं और 80-90 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में चल रही हैं। मैं उन कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन
अगर कोई कंज्यूमर कंपनी इंडिया में विद ग्रेट कैश फ्लोज, हाई रिटर्न रेशियोज, अगर 60-70 पीएमए में मिल रही है और अगर वो 25-30% में अर्निंग्स ग्रोथ मुझे दे सकती है अगले 5-10 साल के लिए, तब मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। वैसी कंपनीज में हम अपने स्मॉल केस में या अपने स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें मार्केट जो है इन कंपनीज की रनवे और ड्यूरेबिलिटी को अंडर वैल्यू करता है, समझ नहीं पाता है शुरू शुरू में। लेकिन जो ग्रेट मैनेजमेंट टीम्स हैं ये लंबे समय के लिए अपने कैश फ्लोस को बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर लेते हैं एट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, और फिर वो कंपाउंडिंग मशीन बन जाते हैं। तो मुझे आप हाई ग्रोथ दो, हाई अर्निंग्स ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं आपको टॉप वैल्यूएशन देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मुझे स्लो ग्रोथ दोगे हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, तब मैं आप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, आपको वैसे ही इसे अप्रोच करना जरूरी है कि हाई, जब आपके पास हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपको ये लार्ज कैप कंपनीज इनमें ऑलरेडी इनका हाई हाई ग्रोथ फेज जब खत्म हो चुका है, अब इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको शायद अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाए शेयर प्राइस रिटर्न्स में, लेकिन वैल्यूएशन डी रेटिंग का भी खतरा है। क्योंकि आप देखिए पेंट्स इंडस्ट्री में, देखिए आज के दिन एशियन पेंट्स का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे वापस चल रहा है। इट्स अ ग्रेट बिजनेस, ग्रेट कंपनी, नो डाउट। लेकिन आप देखिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू और बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस भी, जेके ग्रुप, सबके सब पेंट्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जैसे से बढ़ेगी, एक थ्रेट है कि इस कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है और उसके जो हाई मार्जिन है वो थ्रेट में आ सकते हैं। उस समय वैल्यूएशन डीरेटिंग हो सकती है। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन और एनी थिंग अबाउट द कंपनी, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब रिस्क आपको ध्यान में रखने जरूरी है। वैल्यूएशन डीरेटिंग ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी हो बहुत समय के लिए, बहुत सालों के लिए, आपका रिटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि वो वैल्यूएशन डी रेटिंग से नेगेट हो जाएगा। तो इसलिए हाई ग्रोथ, लेकिन कोई कंपनी का अगर हाई ग्रोथ फेज जब तक चलता है इंडिया में, उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल नीचे आती नहीं है, बल्कि वो वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ती ही जाती है। यदि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स में देखा है, सिम्फनी, पेज इंडस्ट्रीज, एशर मोटर्स की, कंपनी का जब हाई ग्रोथ फेज चल रहा होता है उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ रेट स्लो होता है तो वैल्यूएशन डी-रेटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पे भी एक बहुत फाइन नुआंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि अगर ग्रोथ रेट शार्पली कोलैप्स कर जाए तब वैल्यूएशन डी रेटिंग होगी, लेकिन अगर ग्रोथ रेट धीमे धीमे आस्ते होगी ओवर टाइम, तब उस कंपनी की वैल्यूएशन डी रेटिंग उतनी शार्प होगी नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, पहले 30%, फिर 25%, फिर 20% ग्रोथ में आ गए, आज 20% से भी कम ग्रो कर रही है। लेकिन क्योंकि जो रेट ऑफ डीके है वो धीमा है, स्लो है, इसलिए वो स्टॉक प्राइस कोलैप्स करता नहीं है। मार्केट इज अ बिट मोर पेशेंट, धीमे धीमे वो स्टॉक का वैल्यूएशन मल्टीपल धीरे धीरे कम होता है। पीआई इंडस्ट्रीज, वन मोर एग्जांपल, वहाँ इसका एक बहुत हाइपर ग्रोथ फेज था बहुत सालों तक, लेकिन अब काफी पहले से काफी धीमा हो गया ग्रोथ रेट। लेकिन तब भी क्योंकि ये द स्लो डाउन इन ग्रोथ हैज टेकन प्लेस ग्रेजुअली, इसलिए स्टॉक प्राइस मल्टीपल कोलैप्स नहीं किया। बहुत मार्केट इन केसेस में थोड़ा पेशेंट रहता है। अगेन ये सब स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं, जैसे आपको समझाने के लिए कि असल में राइट। मार्केट होता कैसा है, चलता कैसा है। राइट। तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, जो राइटअप्स वगैरह आप लिखते हैं, जहाँ पे भी आपके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान पाए, तो यू आर वेरी बुलिश ऑन फाइनेंशियल, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटो एंसिलरीज एटसेट्रा। क्या कारण है इसके पीछे? पहले मैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बुलिश होगा तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग बिजनेस में ऑटोमेटिकली बुलिश हो ही जाएगा। तो पहले डोमेस्टिक राइट। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर आया था सितंबर 2019 में, जब निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को काट के कर दिया 15%। दैट गिव अ बिग बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, नंबर वन। दूसरा बड़ा पुश आया सरकार से, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो कि आप जितना केपेक्स करेंगे उतने आपको कुछ कुछ सेक्टर्स में, अगर आप सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स में केपेक्स करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वहाँ से भी एक थ्रस्ट आया मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा ट्रिगर फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसकी, आज के दिन काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब वो नया केपेक्स वो करना शुरू करने वाले हैं। एंड चौथी बड़ी चीज़, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ने अपना बैलेंस शीट को पिछले 5 साल में क्लीन अप कर दिया है, डी लेवरेज कर लिया है। तो नाउ दे आर अगेन रेडी टू एम्बार्क ऑन अ फ्रेश केपेक्स साइकिल। और इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी स्टॉक सस्टेन बुल मार्केट के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर होता है रिवाइवल ऑफ द डोमेस्टिक केपेक्स साइकिल। इसलिए 2003 से 2007 तक इतना बड़ा बुल रन आया था इंडिया में, जबकि इंडेक्स ऑलमोस्ट 7 गुना हो गया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 30-40 गुना हो गया था, लेकिन इंडेक्स ही 7 गुना हो गया था, बिकॉज बहुत बड़ा केपेक्स बूम आया था इंडिया में। आज के दिन भी इंडिया उस स्टेज में है कि रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल होने वाला है कई सालों के बाद।
और मैंने पिछले 10 साल में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को इतना तेजी में देखा नहीं है, कितने ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट है अमंग बिजनेसमैन इन इंडिया, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये पिछले 10 साल में देखा नहीं गया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी देखिए, जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, क्या शानदार नतीजे आ रहे हैं। इसका भी वजह क्या है? दो रीजंस हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल रिवाइवल होगा तो उससे फ्यूचर ग्रोथ आएगा, लेकिन आज के दिन इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? उसके दो वजह हैं। पहला, 2016 में इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई। दूसरी बात, 2020 में कोविड की वजह से काफ़ी सारे बैंक्स ने एंड एनबीएफसीज ने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, दे ओवर प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर लिए थे उस 2020 में, बिकॉज उनको बहुत डर था कि बहुत से बड़े एनपीएस आ सकते हैं, जो आए नहीं। तो अब जब वो प्रोविजंस राइट बैक करेंगे तो वहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बूस्ट बहुत बड़ा आएगा। तो बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई, जो एक्सेस प्रोविजन थी वो राइट बैक होंगी, उसका बेनिफिट, प्लस केपेक्स रिवाइवल की वजह से क्रेडिट ग्रोथ, बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, वो भी बेनिफिट मिलेगा। अब सितंबर महीने में देखिए, आई थिंक पिछले 10 साल के हाई, 10 या 12 साल के हाई में चला गया था इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, मोर देन 13 to 14%। आई थिंक इट वाज 16%, बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ पिछले डेकेडल हाई में पहुंच चुका है। सो सारे स्टार्स अलाइंड हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एज अ रिजल्ट बैंकिंग इंडस्ट्री। और तीसरा, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। इसमें भी सिंपल रीजन है कि पिछले 1 साल से बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इश्यूज ग्लोबली प्रोडक्शन शॉर्टेजेस हो रहे थे, और उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए वो नेसेसरी रॉ मटेरियल्स थे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स ईज आउट हो रहे हैं, तो ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छा रिकवरी आ रहा है। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं डोमेस्टिक नंबर्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में बूम चल रहा है, फॉलोड बाय 100%। व्हीकल्स। टू व्हीलर्स में अभी भी थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उसमें कोई स्लो डाउन है ही नहीं, बल्कि दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टू व्हीलर्स इज बूमिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ दैट ग्रोथ इज कमिंग थ्रू द अनलिस्टेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस। तो लिस्टेड कंपनीज में अगर आप एक ऐसा ऑटो एंसिलरी कंपनी ढूंढ लें जो ये अनलिस्टेड टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को केटर कर रही है, तो आप इनडायरेक्टली उस ग्रोथ में शामिल हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं ऐसी कोई कंपनीज का, मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन, जिसको हमारे इन्वेस्टर स्टडी कर पाए, कुछ ऐसी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज का, जैसे आपने बताया कि जो इन कंपनीज को सर्व कर रही है। तो पिछले, अगेन लाइक यू मेंशन, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट पिछले साल फेम इंडस्ट्रीज ने को शॉर्टलिस्ट किया गया था बाय ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू सप्लाई टेल लैम्प्स एंड some critical components of for the electric two vehicles. So Ola जो है वो unlisted space में electric two wheeler बनाती है, लेकिन listed space में फेम इंडस्ट्रीज जो है वो ओला को केटर करती है। तो ये एक एग्जांपल है। आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो ऑटो एंसिलरी है वो एक सोल सप्लायर है टू दैट टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लेयर, बिकॉज अगर बहुत सारे सप्लायर्स हो गए तो फिर मुश्किल है। एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का कि competition acts as friction for value creation. What matters for successful investing is not how fast an industry is going to grow. What matters is, can you identify consolidated profit pools within the value chain of an industry and find a player or company with supply side dominance. Supply side dominance का मतलब dominant market share. आपको ऐसा इंडस्ट्री ढूंढना है जहाँ पे मार्केट लीडर का मार्केट शेयर बहुत हाई है और कंपटीशन कमजोर है, क्योंकि हर एक क्राइसिस के बाद वो मार्केट लीडर और मजबूत होता जाता है और कंपटीशन साफ होते जाती है। और ये मार्केट शेयर कैप्चर जो होता रहता है विद ईच पासिंग क्राइसिस, दैट लीड्स टू ह्यूज वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम फॉर शेयर होल्डर्स। राइट। और साथ में कुछ एंट्री टू बैरियर्स भी होगा उस इंडस्ट्री में, तो बात ही क्या है। हाँ जी, ग्रेट। अच्छा, अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया में आईटी स्टॉक्स को जो है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो उनकी बहुत पिटाई हुई है, राइट। एंड स्पेसिफिकली अभी जैसे हमने देखा, अगर मैं नाम लेता हूँ एक कंपनी का, अगेन डिस्कशन पर्पस के लिए ओनली, विप्रो, राइट। विप्रो को ऐसे मैंने देखा भी कि वो अपने 2000 वाले लेवल्स पे पहुँच गया है, राइट। इवन अगर उसमें से स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह सब हटा के भी अगर देखा जाए तो अपने वो 2000 वाले लेवल्स पे जो है वो पहुँच चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है, आई एम नॉट सेइंग दैट आईटी स्टॉक, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है जो अचानक से अपने 52 वीक हाई से बिल्कुल 50% पे रह गया है, वो बल्कि उससे भी नीचे आ गया है, तो उस स्टॉक से आप कैसे डील करते हैं? या आप इसी के माध्यम से आप अगर लोगों को गाइड करना चाहें कि उनके पोर्टफोलियो में कैसा स्टॉक अटक जाता है कि भाई अब उन्होंने, किसी ने 500 पे खरीदा है, किसी ने 600 पे खरीदा है, किसी ने 650 पे खरीदा है और आज वो 375 के आसपास का रहा है, तो इस तरह के स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं तो एज अ इन्वेस्टर हम उससे कैसे डील करें?
यू डील विद इट बाय हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। द कीवर्ड, आपने जो कीवर्ड यूज किया हुआ है पोर्टफोलियो, कोई भी नॉर्मल पोर्टफोलियो को अगर आप देखें कैसे बिहेव करता है, जनरली एक तिहाई वन थर्ड स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग होता है, एक तिहाई वन थर्ड एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है, और एक तिहाई शानदार परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स एक ही समय में फास्ट राइज कर रहे हैं तो देन बहुत डरने की बात है, क्योंकि फिर यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि यू आर नियर द फैग एंड ऑफ अ बुल मार्केट, और एक बड़ा बहुत बड़ा बेयर मार्केट इज अराउंड द कॉर्नर। अब 2014 देखिए, 2017 देखिए, ये वो दोनों बुल मार्केट जब खत्म हुए थे तब एक पोर्टफोलियो में यही हो रहा था कि सारे स्टॉक्स एक टाइम में बढ़ रहे थे। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगेन बिजनेस पे फोकस करो। बहुत बार कोई भी बिजनेस की जर्नी लीनियर ट्रेजेक्टरी पे नहीं चलती, सीधा ऊपर नहीं जाती, उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये बहुत नॉर्मल है फॉर बिजनेस, राइट। हमें तो, हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स बिकॉज हम लोग बिजनेसमैन की तरह सोचते नहीं है, इसलिए हम लोग ये अप्रिशिएट कर नहीं पाते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस में शॉर्ट टर्म इश्यूज आएंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है टू गेट अराउंड दी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स एंड इवेंचुअली कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द अदर साइड। तो हमें बिजनेस पे फोकस करना है। और जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, ये एक सेक्टर है जहाँ पे इंडिया का ग्लोबल कॉस्ट लीडरशिप है। ये एक इंडस्ट्री जहाँ पे इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इस इंडस्ट्री में डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल्स के हैं, बहुत शानदार डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं। कैश फ्लो प्रोफाइल ज़बरदस्त है। और जहाँ इस इंडस्ट्री में जब जब ग्रेट कंपनीज में 30-40% गिरावट आए, दो सेक्टर्स स्पेशली हैं इंडिया जहाँ मैं बात करना चाहूँगा। एक है आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, दूसरा है कंजम्पशन स्टॉक्स एंड कंज्यूमर स्टॉक्स। इन दोनों में आपको डिप्स में बाय करना चाहिए। और कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स हैं लाइक फाइनेंशियल्स, उसमें आपको प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स में मैंने काफ़ी बार देखा इंडिया में प्राइस एक्शन प्रीसीड्स इम्प्रूवमेंट और डिटेरियोरेशंस इन द फंडामेंटल्स। तो अलग अलग आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेंगी अलग अलग सेक्टर्स के लिए। लेकिन कंजम्पशन एंड आईटी सर्विसेज ऐसे, बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो प्रोफाइल, आई थिंक डिप्स पे आपको अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको इन दो सेक्टर्स में अच्छा पैसा बनता ही बनता है आपका लॉन्ग टर्म में। राइट। एक स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्विटर पे, और मैंने भी देखा, उम्मीद करता हूँ आपके पास भी पहुँचा होगा, नहीं तो आप इस बार अभी जब जाएंगे पॉडकास्ट के बाद तो ज़रूर देखिएगा। ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब चाइना में मेड इन इंडिया आईफोन्स सेल किए जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले इंडिया में जब हम फ़ोन लेते तो लिखा आता था असेंबल्ड इन चाइना, तो अब चाइना में जो फ़ोन्स आईफोन्स जा रहे हैं उस पर लिखा हो रहा है असेंबल्ड इन इंडिया। तो मैं इस बात से सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चाइना +1 थीम चल रही है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये चाइना +1 पे कैपिटलाइज करना है और अगर आपको सच में एक वायबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना बनना है, तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको फोकस करना पड़ेगा। एक है, आपको फोकस करना है ऑन बिल्डिंग स्केल, बिकॉज चाइना का आज का सबसे बड़ा एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। उनका साइज ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, और ये पीएलए स्कीम उसी को इनकरेज करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, कि कंपनीज को बड़ा बनने का बढ़ावा देता है पीएलआई। सो वो पहला चीज़। सेकेंड चीज़, मैंने एफटीएस की बात की। और तीसरा चीज़, आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी। आज के दिन काफ़ी सारे फॉरेन एमएनसीज, मल्टीनेशनल्स, इंडिया में जो CRAMS, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एंड CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों इंडस्ट्रीज में अपना वर्क जो आउटसोर्स कर रहे हैं, उनका आईपी प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए आईपी लॉज भी शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंट एंड वेरी वेरी रोबस्ट इन इंडिया। सो ये दो तीन चीज़ अगर हम एग्जिस्टिंग ये दो तीन चीज़ में ध्यान ले दें और अच्छे से फोकस करें, तो काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट मिल सकता है चाइना +1 से। राइट। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे टिम कुक का एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया था कि चाइना में क्यों असेंबल कराते हैं, तो ही सेड कि चाइना में इसलिए नहीं जाते कि लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती होती है, उनकी क्वालिटी और प्रिसीशन, जिस क्वालिटी और जिस प्रिसीशन से वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑब्वियसली जो आपने स्केल बताया वो तो है ही, लेकिन क्वालिटी और प्रिसीशन मुझे लगता है कि ज़रूर लाना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया INC में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तभी जाके जो है वो हम चाइना +1 को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर पाएंगे। ओके, मेरे पास कुछ लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले, अगर हम सब लोग समझते हैं रिसेशन बूम साइकिल्स होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम आज देखें तो हम कौन सी साइकिल में, कौन से फेज़ में हम साइकिल के? मेरे ख्याल से तो अभी हाल ही में जैसे आरबीआई के गवर्नर ने जिसे कहा कि बाकी देशों के लिए इट्स अबाउट अ सॉफ्ट लैंडिंग, अगर बाकी देश सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे तो फॉर इंडिया इट इज़ अ टेक ऑफ। तो इसी समझ जाओ कि भाई इंडिया कितना ज़्यादा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देश है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रिसेशन का तो मुझे कोई ऑन द ग्राउंड कहीं नज़र आ नहीं रहा है। मुझे लगता है
The Indian consumer after 2 years of lockdown is really eager to spend. आप इंडिया में देखिए सारे होटल इंडस्ट्री में क्या बड़ा बूम चल रहा है, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी ब्रांडेड कंजम्पशन में कितना बड़ा बूम चल रहा है. अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं. इस बड़े स्केल में भी, अगेंस्ट नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, इस बड़े स्केल में भी 31% AUM ग्रोथ किया है बजाज फाइनेंस ने. एंड बजाज फाइनेंस प्राइमरीली इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ रिटेल कंज्यूमर सेंटिमेंट इन इंडिया. सो मुझे तो स्लो डाउन और रिसेशन इंडिया में कहीं भी दिख नहीं रहा है, स्पेशली इन दी अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज में थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन अर्बन इंडिया इज बूमिंग राइट नाउ. सो एंड उसी तरह स्टॉक प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ऑप्टिमिज्म को. राइट राइट. एक चीज़ अगर आप बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, और जो बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने जो अमेजिंग बुक लिखी है द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, उसके एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं जिसकी वजह से वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं, अच्छी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं. सो अमेरिका में एक बहुत बड़ी बिहेवियरल रिसर्च फर्म है कॉल्ड दलबार रिसर्च, एंड उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पिछले 30-40 सालों में म्यूचुअल फंड्स ने एज अ कैटेगरी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स उन म्यूचुअल फंड्स में थे उन्होंने बहुत खराब रिटर्न्स कमाए. उसका वजह क्या था? उसका वजह था व्हाट दे कॉल अ बिहेवियर गैप. और ये बिहेवियर गैप आता है थ्रू रीसेंसी बायस. इन्वेस्टर्स बढ़ते हुए शेयर्स, बढ़ते हुए म्यूचुअल फंड्स में या कोई अलग स्मॉल केस में घुस जाते हैं, और फिर गिरते हुए फंड्स, गिरते हुए स्टॉक्स, गिरते हुए स्मॉल केस से निकल जाते हैं. बेसिकली आपको उल्टा करना चाहिए. अगर किसी चीज़ का अच्छी चीज़ का भाव गिरा है तो इसका मतलब वो सस्ता हो गया है, तो उस समय आपको और खरीदना चाहिए, ना कि आपको निकल जाना चाहिए. और सिमिलरली अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेवर में है तो उससे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए. आप जैसे IT सेक्टर को देख लीजिए, 2020-21 में इंडियन IT सर्विसेज में बहुत बड़ा बूम आया, और इस साल ज़्यादातर स्टॉक IT सर्विसेज स्टॉक प्राइसेस 40-50% गिर गए, तो वापस लोग डाउट करना शुरू कर दे रहे हैं. ये सेम साइकिल हुआ था 2016-17 में भी, जब IT सर्विसेज अंडर परफॉर्म कर रही थी. उस समय भी काफ़ी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया फिर उसके अगले कुछ साल में. सो ये सब साइकिल्स हैं. मोस्ट इन्वेस्टिंग इज सिक्लिकल, देयर ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट वेरीज, दैट्स इट. बट मोस्ट इन्वेस्टिंग इज सिक्लिकल. ये इन्वेस्टर्स को समझना ज़रूरी है, और ये रिसेंसी बाइज अवॉइड करना चाहिए सबसे बड़ा, इसलिए वो अच्छा पैसा कमा नहीं पाते हैं. और एक और चीज़ है कि आप फोकस ऑन दी, देखिए इन्वेस्टर्स दो ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, द प्रोसेस एंड दी पर्सनल बिहेवियर. अगर हम अपना बस रिसर्च प्रोसेस और पर्सनल बिहेवियर पे फोकस करें तो 90% ऑफ द जॉब इज डन. उसके बाद आप बस समय को अपना मैजिक दिखाने दीजिए, बिकॉज कंपाउंडिंग इक्वेशन में सिर्फ समय, टाइम, वो इकलौता वेरिएबल है जो एक्सपोनेंट में रहता है. तो उस एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हार्नेस कीजिए बाय इन्वेस्टिंग इन गुड बिजनेसेस इन विच टाइम इज ऑन योर साइड. वाह, थैंक यू वेरी मच गौतम सर. बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि एक आध एपिसोड आपके साथ और करेंगे. आई होप आपने भी इन्जॉय किया, और सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सारे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे इस इंटरव्यू से. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. अब समय आ गया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, इस पूरे के पूरे एपिसोड को समराइज करने का. और समरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूएस की मार्केट काफ़ी समय तक साइडवेज रह सकती है, ऐसा पता लगा हमें आज की बातचीत में. जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी सबसे बेस्ट पोजीशन में है, और साथ साथ में इंडिया का जो अर्बन कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिल रहा है. आज हमने एक और खास बात जानी कि इंडिया में कैपेक्स बूम चल रहा है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत सारा हो रहा है या हो चुका है, और जिसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी. और इसलिए गौतम बहुत ज़्यादा बुलिश है फाइनेंशियल सेक्टर प्लस आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके. और IT सेक्टर के बारे में हमने ये जाना कि ये ऐसा सेक्टर है जो कि कैश फ्लो रिच रहता है हमेशा, और ये ज़रूर बाउंस बैक करता है. जब भी ये नीचे गया उसके बाद इसने अच्छा बाउंस बैक जो है वो दिखाया है. तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग बाय द डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं. जब बात चली China +1 की, तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर इंडिया अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा कर लेता है, अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो डेफिनेटली ये China +1 वाली थीम जो है बहुत कामयाब हो सकती है. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपकी इन्वेस्टिंग में 4 चांद लगा सकती है वो ये आज हमने सीखी कि आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनके पास जबरदस्त प्राइसिंग पावर्स हो. प्राइसिंग पावर मतलब कॉम्पिटिशन कितना ही बढ़ जाए, हालात कैसे भी हो, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कंपनीज जो है अपने प्राइसेस या तो उतने ही रख सकती है जितने हैं, या फिर उनको बढ़ा सकती है, और सामने कंज्यूमर के पास जो है वो पास ऑन कर सकती है. और इसमें एक फायदा और भी होता है जो मैंने पॉइंट आउट किया था, वो ये कि एक बार अगर प्राइस पास ऑन हो जाता है और उसके बाद चाहे इन्फ्लेशन कम भी हो जाती है, रॉ मटेरियल प्राइस कम भी हो जाता है, तब वो जब प्राइस बढ़े रहते हैं तो यहाँ पे एक जबरदस्त वैल्यू एडेड एडवांटेज मिल जाता है ऐसी कंपनीज को जिनके पास होती है प्राइसिंग पावर.
एक खास बात हमने और सीखी वो ये कि आपको कंपनी के ROCE पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कंपनी का ROCE अगर ज़्यादा नहीं है तो वो कंपनी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, या तो उसे अपना ROCE बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसका स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ROCE हमेशा कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक अच्छे गैप से एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है 8% और ROCE आ रहा है 8%, तो ये अच्छी बात नहीं है। और फाइनली जो बात मैं हमेशा बोलता रहता हूं वो बात आज हमें दोबारा सुनने को मिली और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था जब गौतम सर ये सारी बातें बोल रहे थे कि अगर आपको लॉन्ग रन में बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अपनी एक्टिव इनकम भी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास एक साइजेबल कैपिटल ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कभी भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा कैसे लग रहे हैं आपको मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है इसकी अलग से, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज और बहुत ही अमेजिंग आप लोगों को एक्शन पॉइंट्स इन एपिसोड्स के थ्रू जो है वो मिल सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते ऐसे ही एक धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.